प्रीति को अपने सामने गुस्से में खड़ा देखकर ध्वनि उसे इग्नोर करते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाती है। ध्वनि को ऐसे खुद को इग्नोर करते हुए देखकर प्रीति का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रीति ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यू सेक्रेटरी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? 2 मिनट में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हूँ। तो ध्वनि ने प्रीति से कहा, एक्सक्यूज मी, आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रीति ने गुस्से में कहा, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे मानव के आगे पीछे घूमने से प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मानव से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्वनि ने प्रीति से पूछा, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं उनसे दूर नहीं रहूँगी तो क्या कर लोगी तुम? प्रीति ने ध्वनि को धमकाते हुए कहा, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि मानव सिर्फ मेरा है और मैं किसी और लड़की को उसके आसपास भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ध्वनि ने प्रीति को टोंट मारते हुए कहा, सपने देखना अच्छी बात है, पर ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो कभी पूरे ही ना हो। और प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही बिजी हूँ। आपकी तरह फ्री नहीं हूँ कि जब चाहे जहाँ चाहे मुंह उठाकर चली जाऊँ। ध्वनि की बातें सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। वो इस वक्त ध्वनि से कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन सोचती है, अब मुझे इस ध्वनि को मानव से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा। अब प्रीति वापस मानव के कैबिन में चली जाती है और ध्वनि अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगती है। तभी उसके रूम में तनु आती है। तनु को देखकर ध्वनि ने कहा, अरे तनु, तू आ बैठ। तभी तनु ने ध्वनि से कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, मैं तुझे यहाँ ये बताने आई हूँ कि जीजू ने अभी जिस लड़की के साथ ये प्रोजेक्ट साइन किया है, क्या नाम है उसका? हाँ, वो प्रीति आई है, जिसे देखने से ये लगता है कि वो ऑफिस में काम से नहीं बल्कि जीजू को रिझाने के लिए आई है। तो ध्वनि ने तनु से कहा, क्या तनु, तू भी क्या बकवास कर रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी उसे देख चुकी हूँ और वो रिझाने के लिए नहीं बल्कि कुछ काम से ही आई है। तनु ने ध्वनि को समझाते हुए कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, जो देखा वही बता रही हूँ। अरे वो प्रीति कैसे कपड़े पहनकर आई है, उसे देखकर तो यही लगता है कपड़े तो ऐसे थे जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अब जब वो ऐसे कपड़े पहनकर आएगी तो किसी भी लड़के की नीयत तो फिसलेगी ही ना। और वो जीजू कोई सन्यासी तो नहीं है, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा बाहर खड़े लड़कों के साथ हो रहा था, क्योंकि वो लड़के तो उसे ऐसे देख रहे थे कि उससे सुंदर कोई है ही नहीं। ध्वनि ने तनु से कहा, तनु, ऐसा कुछ भी नहीं है और प्लीज़ ये फालतू की बातें करके मेरा दिमाग ख़राब मत कर, मुझे अभी बहुत काम है। तनु ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुझे ये सब बकवास बातें लग रही है? कैसी बीवी है तू जिसके पति पर कोई दूसरी लड़की डोरे डाल रही है और तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? तो ध्वनि ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, एक तो ये लड़की मेरा दिमाग खा रही है और ऊपर से इन लड़कियों को भी मेरे पति के अलावा कोई और नहीं मिलता, जब देखो तब आ जाते हैं मुंह उठाकर। तनु ने ध्वनि से कहा, भगवान से बाद में बात करना, पहले जा उस चुड़ैल को अपने पति के पास से भगा। तो ध्वनि ने तनु से कहा, पर मैं कैसे भगाऊंगी, अगर वो नाराज़ हो गई तो? तनु ने ध्वनि को समझाते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे नाराज़ हो जाएंगे, तू कुछ ऐसा करना जिससे जीजू नाराज़ भी ना हो और वो चुड़ैल वहाँ से अपने आप भाग जाए। अब जा जल्दी। तो ध्वनि वहाँ से चली जाती है। इधर रौनक दीपा को लेकर घर जा रहा था। दीपा कार में ऐसे बैठी हुई है जैसे वो कार में अकेली है, ना वो रौनक की ओर देख रही है ना ही कोई बातें कर रही है। रौनक ने दीपा से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? वैसे आज तक मुझे किसी ने ऐसा इग्नोर नहीं किया। लड़कियां तो मुझसे बात करने के लिए मरी जाती हैं और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो। तो दीपा ने रौनक की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि जो लड़कियां तुमसे बातें करने के लिए मरी जाती हैं उनकी ना IQ लेवल 0 ही होगा। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो चुपचाप ड्राइविंग पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई इरादा नहीं है। तो रौनक ने एटीट्यूड के साथ कहा, डोंट वरी, तुम रौनक के साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दीपा ने रौनक को ताना मारते हुए कहा, इसी बात का तो डर है कि तुम हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद डर नहीं लगता। दूसरी तरफ जब ध्वनि मानव के कैबिन में पहुंचती है तो देखती है प्रीति मानव के सामने बैठकर कुछ बातें कर रही थी और वहीं मानव किसी फाइल को देखने में बिजी था। तभी ध्वनि ने बिना कुछ सोचे समझे मानव के पास चली जाती है और बिना वक्त गवाए मानव के फेस को पकड़कर उसके गाल पर किस कर देती है। ये देखकर वहाँ बैठी प्रीति गुस्से में आग बबूला हो रही थी और मानव वो तो जैसे शौक में चला जाता है और उसकी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ध्वनि को देखता है। तो ध्वनि उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि मानव कुछ बोलता कि ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? ये बोलकर ध्वनि ने मानव को एक और शॉक दे दिया। तो वहीं ये सब सुनकर प्रीति ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो तुम अपने बॉस के साथ फ्लर्ट कर रही हो। प्रीति की बातें सुनकर ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, तुम जो ये हरकत कर रही हो ना उसे फ्लर्ट करना कहते हैं और बेहतर होगा कि तुम अपनी ये हरकतें बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें किसी से भी फ्लर्ट करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। ध्वनि के इस तरह के बिहेवियर को देखकर मानव मन ही मन काफ़ी हंसता है और वहीं प्रीति का गुस्से में बुरा हाल हो गया था। वो इस वक्त ध्वनि को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब मानव को ही ध्वनि के किस करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था तो वो क्या बोल सकती थी। और वो गुस्से में वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वो अंगद से टकरा जाती है। तो अंगद ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ प्रीति, इतने गुस्से में क्यों हो, क्या मानव ने कुछ कहा? तो प्रीति ने गुस्से में कहा, यही तो प्रॉब्लम है कि मानव उससे कुछ कहता ही नहीं। तो प्रीति के ऐसा बोलने पर अंगद ने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो साफ साफ बोलो। प्रीति ने गुस्से में कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद अपने बॉस से जाकर पूछ लो। और ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। प्रीति को वहाँ से गुस्से में जाते हुए तनु ने देख लिया था और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। वहीं प्रीति के जाने के बाद ध्वनि ने खुश होते हुए खुद को शाबाशी देते हुए कहा, वेरी गुड ध्वनि, आखिर तूने उस चुड़ैल को यहाँ से भगा ही दिया। तभी मानव ने पीछे से आकर ध्वनि को पकड़ लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, ये तुम क्या कर रही थी और तुमने प्रीति को यहाँ से क्यों भगा दिया? मानव के ऐसा बोलने पर ध्वनि की धड़कनें तेज होने लगी और ध्वनि ने हकलाते हुए कहा, मैंने नहीं भगाया, वो तो खुद अपने आप चली गई और मैं क्यों भगाऊंगी उसे। तो मानव ने कहा, अच्छा तो तुमने नहीं भगाया, लेकिन अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले किया उसका क्या? ध्वनि ने अनजान बनते हुए कहा, मैंने क्या किया? तो मानव ने ध्वनि को अपनी तरफ पलटकर कहा, ओह तो तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुमने क्या किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने अभी क्या किया था। ये बोलकर मानव ध्वनि की तरफ बढ़ने लगता है तो ध्वनि को अपनी ही की गई हरकत पर गुस्सा आने लगा। उसने मन में सोचा, क्या ज़रूरत थी मुझे इन्हें किस करने की, अब ये मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ध्वनि ये सब सोच ही रही थी कि तब मानव उसके होठों पर अपना होठ जोड़ देता है और उसे किस करने लगता है। मानव के किस करने से ध्वनि अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस बार उसने मानव को खुद से दूर नहीं किया था, बस अपनी आंखों को बंद किए हुए खड़ी थी। ध्वनि के कुछ रिएक्ट ना करने पर मानव मन ही मन काफ़ी खुश होता है। वहीं जब प्रीति वहां से चली गई थी तब अंगद ने मानव के कैबिन की तरफ आ रहा था तो तनु ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। तनु के इस तरह से रोकने पर अंगद ने उसे पूछा, क्यों, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? तो तनु ने कहा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए। अंगद ने तनु से लड़ते हुए कहा, ओ रियली, अब मुझे अंदर जाने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो इसी तरह लड़ते हुए मानव की कैबिन का डोर खोल देता है और जब डोर खोलकर अंदर देखता है तो हैरान रह जाता है।
और तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। जब अंगद ने डोर खोला था तो तनु ने भी अंदर का नज़ारा देख लिया था। तो तनु ने गुस्से में अंगद से कहा, मैंने कहा था ना तुमसे अंदर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। वहीं डोर के खुलने की आवाज़ से मानव ध्वनि को छोड़ देता है और ध्वनि मानव से खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। इस वक्त मानव को उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसके इतने प्यारे मोमेंट को स्पॉइल कर दिया था। उसने ये नहीं देखा था कि दरवाज़ा किसने खोला। वहीं ध्वनि जब वहाँ से बाहर जा रही थी तो उसने बाहर अंगद और तनु को खड़े देख लिया था और उन्हें देखकर वो समझ गई थी कि दरवाज़ा इन दोनों में से ही किसी ने खोला होगा, जिससे वो और भी ज़्यादा शर्म से लाल हो गई। तभी अंगद ने ध्वनि से कहा, आई एम सॉरी भाभी। तो ध्वनि ने बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इस वक्त ध्वनि का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। ध्वनि के वहाँ से जाने के बाद तनु भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और वहीं अंगद मानव के कैबिन में चला आता है और अंगद ने अंदर जाते ही कहा, आई एम सॉरी यार, वो मुझे पता नहीं था कि तू भाभी के साथ है, इसलिए मैंने बिना नॉक किए अंदर आ गया था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अंगद देख सकता था कि इस वक्त मानव को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और आए भी क्यों ना, उसने उसके इतने प्यारे मोमेंट को जो ख़राब कर दिया था और इसकी सज़ा उसे मिलने वाली थी। तभी मानव ने गुस्से में कहा, मुझे पिछले 3 महीने के अकाउंट की सारी फाइल रेडी चाहिए, वो भी 2 दिन में। इज दैट क्लियर? तभी अंगद ने रोने सा शक्ल बनाकर कहा, यार ये काम 2 दिन का नहीं 2 हफ्ते का है और तू मुझे 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो मानव ने अंगद को देखते हुए कहा, ये बात तो तुझे मेरे कैबिन में बिना नॉक किए आने से पहले सोचनी चाहिए थी। तो अंगद ने मानव से कहा, यार हो गई गलती, आगे से नहीं होगी, प्लीज़ माफ़ कर दे। तो मानव ने कहा, नहीं, तूने मेरा बना बनाया मूड बिगाड़ दिया, अब तू भुगत और जाकर अभी से काम शुरू कर दो, वरना 2 दिन में नहीं हो पाएगा। बेचारा अंगद अब यही सोचता रहा कि वो क्यों बिना नॉक किए अंदर आया था, लेकिन आज जो मानव ने उसके साथ किया उसके बाद से अब अंगद अपने कैबिन में भी नॉक करके ही जाएगा। और फिर वो रोने सा शक्ल सूरत बनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जब ध्वनि अपने कैबिन में वापस आती है तो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी पीछे से तनु आकर पूछती है, वैसे तूने ऐसा क्या किया था जो जीजू इतने रोमांटिक हो गए थे? तो ध्वनि ने तनु से कहा, तनु प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पहले से ही मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रही हूँ और तू मुझसे उसी बारे में बात कर रही है, पता नहीं अंगद क्या सोच रहा होगा। तो तनु ने ध्वनि से कहा, क्या तुझे उस गधे की पड़ी है? मैंने तो उस गधे को कितनी बार रोका अंदर जाने से, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और चला गया अंदर। और वैसे भी वो तेरे पति हैं तो वो तुझे किस कर सकते हैं, इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? तो ध्वनि ने कहा, नहीं वो मुझे इस तरह से किस नहीं कर सकते। तनु ने ध्वनि को देखते हुए कहा, अच्छा तो तूने उन्हें किस करने से क्यों नहीं रोका? तनु के इस सवाल पर ध्वनि खामोश रही। ध्वनि के खामोशी को देखकर तनु ने कहा, नहीं है ना जवाब तेरे पास? ध्वनि तू एक बार अपने दिल से पूछ कर देख कि क्यों तू नहीं रोक पाई जीजू को, जवाब तुझे अपने आप मिल जाएगा। अच्छा चल मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है, हम बाद में बात करेंगे। ये बोलकर तनु वहाँ से चली जाती है और ध्वनि वहाँ बैठकर कुछ सोचने लगती है। ध्वनि अपने कैबिन में बैठकर कुछ सोच ही रही थी कि तभी मानव उसके कैबिन में आता है, जिसे देखकर ध्वनि अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। तो मानव उसे बैठने के लिए बोलता है और खुद उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे कुछ पेपर चाहिए जो शायद गलती से तुम्हारे पास आ गए हैं। और वो वहीं ध्वनि के पास टेबल पर रखे पेपर्स को देखने लगता है। मानव जब पेपर्स को देख रहा था तब वो ध्वनि के काफ़ी करीब था। इस वक्त मानव का साइड फेस ध्वनि के सामने था और ध्वनि उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी और मानव की खुशबू में खोस ही रही थी। और फिर वो अपनी आंखें बंद करके मानव की खुशबू को अपने अंदर समेट रही थी। फिर वो उसी तरह से आंखों को बंद किए हुए ही उसके करीब जाने लगती है।
जब मानव को अपनी नेक पर ध्वनि की गर्म सांसें महसूस होती है तो वो ध्वनि की तरफ मुड़ जाता है। तो एकदम से ध्वनि के होठ मानव के होठ से छू जाते हैं। तो वो एकदम से अपनी आंखें खोल देती है और वहीं मानव के लिए आज ये दूसरा झटका था। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करता कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। मानव अब ध्वनि से दूर होकर अपना फ़ोन देखता है तो उसमें दादी का फ़ोन आ रहा था। तो ध्वनि से अलग होकर फ़ोन को पिक कर लेता है। तभी उसे दादी की आवाज़ आती है। दादी ने मानव से कहा, हमने तुम्हें जो वक्त दिया था वो लगभग पूरा हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुमने उस बारे में कुछ सोचा होगा, नहीं तो हमें खुद सोचना पड़ेगा। और याद रखिए, अगर हमने आपकी ज़िंदगी का फैसला लिया तो आप उसे मानने से इनकार नहीं कर पाएंगे। ये बोलकर दादी ने फ़ोन काट दिया। दादी की बात सुनकर मानव वहाँ से चला जाता है। मानव के जाने के बाद ध्वनि ने अपने चेयर पर बैठकर अपने आप से कहा, आज तुझे क्या हो गया है ध्वनि? तू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? कहीं तनु जो बोल रही है वो सच तो नहीं? कहीं तू सर से सच में प्यार तो नहीं करने लगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू ये सब सोचना बंद कर और अपने काम पर ध्यान दे। वहीं दूसरी तरफ मानव ने अपने कैबिन में बैठकर सोचता है, अब क्या करूँ? दादी तो मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई हैं। अब किसी भी तरह ध्वनि को मनाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर रौनक ने दीपा को उसके घर तक ड्रॉप किया तो दीपा ने बिना रौनक की तरफ देखे गाड़ी से उतरकर चुपचाप चली जाती है। तो ये देखकर रौनक भी दीपा के साथ ही गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, कैसी लड़की हो यार तुम? मैंने तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ा और तुमने मुझे घर के अंदर बुलाकर एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो दीपा ने कहा, वो क्या है ना, मैं अजनबियों को अपने घर नहीं बुलाती। तो रौनक ने कहा, अच्छा ठीक है, एक गिलास पानी ना सही, कम से कम थैंक्स ही बोल दो। तो दीपा ने रौनक को घूरते हुए कहा, किस बात के लिए? तुमने मेरा गाड़ी में दिमाग खाया उस बात के लिए, या फिर तुमने आज जो मेरी तारीफ़ की उस बात के लिए? बोलो किस बात के लिए तुम्हें थैंक्स बोलूँ? इससे पहले कि रौनक कुछ बोल पाता कि तब तक दीपा के घर का दरवाज़ा खुल जाता है और रघुवीर जी बाहर आ जाते हैं। रघुवीर जी ने दीपा को इस तरह किसी से बात करते हुए देखकर पूछा, दीपा तू किससे बात कर रही है? काफ़ी देर से मुझे अंदर आवाज़ आ रही थी तो मैं यहाँ देखने चला आया। फिर रघुवीर जी ने रौनक की तरफ देखकर कहा, और ये कौन है? तभी रौनक ने रघुवीर जी से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। तो रघुवीर जी ने भी नमस्ते बोलते हुए कहा, बेटा तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल वो मैं ध्वनि भाभी का प्यारा सा देवर हूँ। तो रघुवीर जी ने कहा, ओह तो तुम मानव के भाई हो? बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तो रौनक रघुवीर जी के साथ अंदर चला जाता है और उसको अंदर जाते हुए देखकर दीपा अपना मुंह बना लेती है और फिर वो भी अंदर चली जाती है। वहीं मानव अपनी कैबिन में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी मानव के कैबिन पर कोई नॉक करता है। तो मानव उसे अंदर आने के लिए बोलता है तो अंदर शनाया आती है। जब मानव शनाया को देखता है तो पूछता है, शनाया तुम यहाँ? तो शनाया ने मानव से पूछा, भाई मुझे ये बताइए कि मुझे इंडिया आए हुए कितना टाइम हो गया? तो मानव ने कुछ सोचते हुए कहा, यही कोई 15 से 20 दिन। तो शनाया ने नाराज होते हुए कहा, राइट भाई, मुझे इंडिया आए हुए आज 18 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 18 दिन में ना ही आपने मुझसे कभी मिलने आए, ना ही आपने मुझे एक बार भी कॉल किया। ऐसा कौन से काम में बिजी हो आप कि आपके पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। तो मानव ने शनाया को देखते हुए कहा, चल अब पॉइंट पर आ, तुझे क्या चाहिए? क्योंकि मानव को अच्छे से पता था कि उसकी बहन सिर्फ ड्रामा कर रही है। तो शनाया ने कहा, पहले आप प्रॉमिस कीजिए फिर बोलूँगी। तो मानव ने कहा, ओके प्रॉमिस, अब बोल तुझे क्या चाहिए। तो शनाया ने खुश होते हुए कहा, भाई वो मैंने आज शाम एक छोटी सी पार्टी रखी है तो आपको उस पार्टी में आना है। मानव ने शनाया से कहा, इसके लिए प्रॉमिस की क्या ज़रूरत है, वो तो तू अगर वैसे भी बोलती तो मैं आ जाता। शनाया ने मानव को रोकते हुए कहा, एक मिनट भाई,
अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। तो मानव ने कहा, अच्छा बोल, क्या बोलना है। तो शनाया ने कहा, भाई आप आज पार्टी में आओगे और 2 दिन आपको वहीं मेरे साथ रुकना होगा। और हाँ, वो क्या नाम है आपकी सेक्रेटरी का? ध्वनि, आपको उसे भी साथ लेकर आना है। तो मानव ने कहा, और कुछ? शनाया ने कहा, नहीं भाई, और कुछ नहीं। मानव ने शनाया को देखते हुए कहा, ओके, तेरा काम हो जाएगा। तो शनाया ने अपने मन में सोचती है, क्या बात है भाई, सारी बातें बड़ी आसानी से मान गए। चलो ठीक है, मान गए और ध्वनि को भी साथ ले आएंगे, तो मुझे भी तो पता चले कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। बेचारी शनाया, उसे तो अभी मानव और ध्वनि के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और जब पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो तो अभी मानव और ध्वनि के बीच क्या चल रहा है बस उसे जानने की कोशिश कर रही थी। और फिर शनाया ने मानव से कहा, अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ, आप शाम को टाइम से आ जाना, और ज़रा से भी लेट हुए तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शनाया के जाने के बाद मानव फिर से अपने काम में लग जाता है। काम करते हुए उसे लगभग शाम हो जाती है और वो अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखता है, तो फिर वहाँ से ध्वनि की कैबिन की तरफ चला जाता है। जब वो ध्वनि की कैबिन में पहुँचता है तो देखता है ध्वनि अभी भी अपना काम कर रही थी। मानव ने ध्वनि के पास जाकर कहा, ध्वनि जल्दी चलो, हमें घर भी जाना है। तो ध्वनि ने कहा, सर घर भी जाना है? क्या मतलब, हम डेली घर ही तो जाते हैं। तो मानव ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि हम आज बजाज मैंशन जा रहे हैं, अपने घर नहीं। तो चले? ध्वनि ने मानव से पूछा, पर सर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मानव ने ध्वनि को बताते हुए कहा, वो शनाया लंदन से वापस आई है तो आज उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो हमें वहाँ जाना है। ध्वनि ने मानव से पूछा, तो आप मुझे लेकर क्यों जा रहे हैं? आप जाइए, मैं जाकर क्या करूँगी? मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, क्योंकि शनाया ने कहा है कि मैं तुम्हें भी लेकर आऊँ, उसने ख़ास तौर पर तुम्हें भी इनवाइट किया है। तो ध्वनि मानव के साथ चली जाती है। पहले तो मानव अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है, तो ध्वनि मानव को देखते हुए पूछती है, सर आपने तो कहा था हम बजाज मैंशन जा रहे हैं, घर नहीं। तो मानव ने ध्वनि से कहा, ओह, तो तुम पार्टी में ऐसे ही जाना चाहती हो, रेडी होकर नहीं। तो ध्वनि ने कहा, पर सर मैंने ऐसा कब कहा? और फिर कुछ देर में वो लोग अपने घर पहुंचते हैं और वहां से रेडी होकर जाएंगे बजाज मैंशन। तो क्या लगता है आपको, क्या शनाया को मानव और ध्वनि की शादी के बारे में पता चल पाएगा? और पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? और रौनक और दीपा की कहानी का क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए लव यू माय एंजल पर।